वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लॉज एंड एथिक्स के बारे में। हमने जाना कैसे लॉ एंड एथिक्स कंप्लीमेंट्री होते हैं। जब अकेले एथिक्स हो तब भी काम नहीं चलेगा, अकेले लॉज हो तब भी काम नहीं चलेगा। बिहेवियर रेगुलेशन के लिए लॉज एंड एथिक्स दोनों जरूरी हैं। एथिक्स के कोड को जब कोई ब्रीच करता है तो पनिशमेंट कहाँ से मिलती है? लॉज से। और वो भी पनिशमेंट कैसी? प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। तो ये जो पनिशमेंट के पहले प्रोपोर्शनेट शब्द लग गया वो कहीं ना कहीं एथिक्स से आ रहा है। तो लॉ और एथिक्स कंप्लीमेंट्री हैं, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। और मैंने एक बात बताई थी, लॉ बहुत कंप्रीहेंसिव नहीं हो सकता, लॉ बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, जबकि एथिक्स बहुत कंप्रीहेंसिव हो सकती है। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। हमने चर्चा करी थी दो की टर्म्स की, मोरल एंगेजमेंट एंड मोरल डिसएंगेजमेंट, जिसको मैं कहता हूं मोरल स्विच। उस मोरल स्विच को हम बंद कर लेते हैं, कभी स्टार्ट कर लेते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपना जो बिहेवियर है और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपना माइंड सेट है वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। हम मोरलिटी की बात सोचते तो हैं, सामने वाले को बताते तो हैं, लेकिन एक्ट करते वक्त हम शायद मोरल नहीं रह जाते। ये सबसे बचने के लिए लॉ आता है। लॉ हमें एक ट्रैक पर कंटिन्यू करने में मदद करता है। लेकिन हमने बहुत सारी चीजें देखी जहां पे एक्ट लीगल था लेकिन अनएथिकल था, एक्ट जहां इलीगल था लेकिन एथिकल था, एक्ट जहां इलीगल भी था अनएथिकल भी था। तो ये हमने कैटेगराइजेशन देख लिया था और पीवाईक्यू को सॉल्व किया था। आज कुछ नए पीवाईक्यू देखेंगे जो आए हैं और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक अपना क्या चल रहा है? लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो अभी हम लॉज पर फोकस कर लेंगे, रूल्स रेगुलेशंस पर बाद में करेंगे, कंसाइंस पर भी बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लॉ के बारे में आपको पता है जो कल मैंने डेफिनेशन बताई। रूल्स थोड़े वाइड होते हैं, मींस ये सोसाइटी में है, ये वाइडर है, ये सोसाइटी में है। जबकि रेगुलेशंस ये डिपार्टमेंट में है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ रेगुलेशंस होंगे, सीबीआई के कुछ रेगुलेशंस होंगे, जबकि कुछ रूल्स होंगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिला के। तो ये कुछ वाइडर कंसेप्ट है, पूरी सोसाइटी पर अप्लाई होता है, जबकि रेगुलेशन इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई होता है, डिपार्टमेंट पर अप्लाई होता है। इसको भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं पीवाईक्यू। जीएस पेपर 4 2024 में ये आया है मेंस में। Mindless addiction to form, ignoring the substance of the matter, results in the rendering of injustice। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहा गया है? कुछ फॉर्म की बात की गई है, कुछ सब्सटेंस की बात की गई है और कुछ इनजस्टिस की बात की गई है। A perceptive civil servant is one who ignores such literalness। अब देखिए ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा है। क्या कह रहा है? ये लिटरलनेस की बात कर रहा है, मीन्स फॉर्म पर कुछ बोल रहा है। कुछ ट्रू इंटेंट की बात कर रहा है, मीन्स कुछ सब्सटेंस पर बोल रहा है। एग्जामिन द एबव स्टेटमेंट विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। अब देखिए ये जो की टर्म है परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, तो परसेप्टिव सिविल सर्वेंट का मीनिंग क्या है? परसेप्टिव मीन्स झट से समझने वाला है। एक हम की टर्म नहीं यूज करते हैं, वो यार तुरंत समझ जाते हैं, वो झट से समझ जाते हैं। तो वो तुरंत जो समझने वाला ऑफिसर है वो क्या समझ जाता है? वो समझ सकता है कि लॉ में जो चीजें लिखी गई हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला गया है, अगर उन प्रोसीजर से जो लॉ का इंटेंट है, जो लॉ का सब्सटेंस है, वो अचीव अगर हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हम उस प्रोसीजर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हैं? इसकी बात कर रहे हैं। क्या हम प्रोसीजर को डिनाई कर सकते हैं? एक पब्लिक सर्वेंट को दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो उसे रूल कब फॉलो करना है और किन सिचुएशंस में उस रूल को तोड़ देना है। मींस रूल्स को तोड़ना और रूल्स को फॉलो करना दोनों पब्लिक सर्वेंट को पता होना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में एक आंसर यहां पर लिखा गया है। नोट फॉर्म एंड सब्सटेंस आल्सो नोन एज द लेटर वर्सेस स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो मैंने आपको क्या बताया? फॉर्म की बात की, सब्सटेंस की बात की, लिटरलनेस की बात की, ट्रू इंटेंट की बात की। कुछ नहीं है, सेम सेंटेंस है, बस डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रखे हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो आप ये मान लीजिए रिडंडेंट सेंटेंस है। बस एक जो टर्म है परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, ये एक अच्छा टर्म है। तो एक सेंटेंस को बार बार यूज करना डिफरेंट वर्ड से, लेकिन कोई नया मीनिंग नहीं दिया जाता उस सेंटेंस से, तो उसको क्या कहा जाता है? टोटोलॉजिकल सेंटेंस या टोटोलॉजी कहा जाता है। मीन्स घुमा घुमा के एक ही बात को कहना, कुछ नया मीनिंग ना देना, बस पेज पे पेज भरे जाना, इसको कहा जाता है टोटोलॉजी।
अब फिर से आते हैं अपने आंसर पे। डेफिनेशन, सबसे पहले फॉर्म की बात करेंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे और क्या लिखेंगे आंसर में। फॉर्म और सब्सटेंस को कंपेयर कराया जाएगा और फिर उसको परसेप्टिव सिविल सर्वेंट के आधार पर देखा जाएगा। क्या होता है परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, मैंने आपको नहीं कहा जो झट से समझ जाता है। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की समझने की कोशिश करेंगे और कुछ मैं एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पर आपको पॉलिटी के साथ दे दूंगा। ये आंसर होगा, मीन्स आपका आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा। ये तो मैं पॉलिटी से इसको रिलेट कराऊंगा। अब देखिए डेफिनेशन, फॉर्म की बात करें या कहें लेटर ऑफ द लॉ, लॉ में क्या प्रोसीजर दिए गए हैं, लॉ में कैसे प्रोसीजर्स फॉलो करने को कहा गया है, क्या वो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। जैसे लॉ में अगर अन्न देने की बात है, फूड ग्रेन्स बांटने की बात है, तो फूड ग्रेन्स किन कंडीशंस पे देने हैं, क्या वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो वो कंडीशंस पर ज्यादा फोकस हो जाता है, वो प्रोसीजर्स पर ज्यादा फोकस हो जाता है। दिस रिफर्स टू द लिटरल इंटरप्रिटेशन, मीन्स जो भी टेक्स्ट में लिखा है वो ही हम समझें और क्या ना समझें, हम कंटेक्स्ट भूल जाएं कि यार सामने वाले के पास शायद आज कागज नहीं है, आधार कार्ड वो बनवा नहीं पाया, लेकिन इसको फूड ग्रेन्स की तो जरूरत है, तो क्या फूड ग्रेन्स दिए जाएं या ना दिए जाएं। अगर हम इसको दे देंगे फूड ग्रेन्स विदाउट एनी सपोर्टिव एविडेंस तो भी गलत है या सही है, या इसको नहीं देंगे, हम बस लॉ को फॉलो करें, जो डिपार्टमेंट ने कहा है उसको फॉलो करें और इसको फूड ग्रेन ना दें, तो क्या सही या गलत होगा। तो इसकी जानकारी हमें एथिक्स से मिलती है। एंड स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू रिटन रूल्स, तो किताबी कीड़ा जिसको कहा जाता है, कानूनी कीड़ा, कानून में जो लिखा वही मानेगा, वो कंटेक्स्ट नहीं मानेगा। सामने वाला चाहे भूख से तड़प कर मर जाए लेकिन वो रूल्स की चलाएगा। लीगल स्टेटस, कोड्स और प्रोसीजर्स, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने एक क्वेश्चन देखा था कि मुन्ना भाई करते हैं अपने डीन से कि साहब वो अगर सामने वाला मर रहा है तब भी क्या मरीज को फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये फॉर्म भरने की बात है, वो मरे या जिए। इट इज अ लीगलिस्ट अप्रोच, तो लीगलिस्ट इसको बहुत फॉलो करते हैं, जो लॉ पर बहुत फोकस करते हैं, कानून की बातें बहुत करते हैं, वो कहते हैं प्रोसीजर्स जरूर फॉलो होना चाहिए। दैट इग्नोर्स, तो ये लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन तो पकड़ लेते हैं, इग्नोर क्या कर देते हैं द ब्रॉडर कंटेक्स्ट और सोशल पर्पज, तो जो पर्पज था लॉ का, लॉ जिस वजह से बनाया गया था टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टिबिलिटी एंड यूनिफॉर्म कंप्लायंस, अ टिपिकल फीचर ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। तो वेबर भी ऐसी ही ब्यूरोक्रेसी बनाने की बात करते हैं जिसमें लॉ बहुत हो और लिटरल इंटरप्रिटेशन पर बहुत फोकस करते हैं। ये आप कहाँ पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी या सोसाइटी में बहुत पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी। अब देखते हैं सब्सटेंस ऑफ द लॉ, जो इन्होंने इग्नोर कर दिया, किसने, लीगलिस्ट अप्रोच ने, वो यहां पर फोकस होता है। तो एथिसिस्ट इस पर फोकस करते हैं, वो सब्सटेंस पर बहुत फोकस करते हैं, वो नहीं देखते क्या है लिटरल इंटरप्रिटेशन, शब्द को नहीं देखते, वो सब्सटेंस पर जाते हैं। वो किस पर जाते हैं, सोशल पर्पस पर जाते हैं। कानून किस लिए बनाया गया, कानून बनाया गया था कि गरीब का पेट भर जाए। अब गरीब के पास अगर कागज नहीं है फिर भी गरीब को मिलना चाहिए क्या, फूड ग्रेन। दिस रिफर्स टू द ब्रॉडर पर्पज, तो पर्पज पर फोकस है। मोरल गोल और इंटेंट बिहाइंड द रूल, तो रूल बनाने का इंटेंट क्या था, क्या रूल बस रूल के लिए बनाया गया था या सोशल कॉज के लिए बनाया गया था। तो अगर आप रूल पकड़ के बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोशल कॉज खत्म हो जाएगा, तो हमें इसको डिनाई करना है और इसको पकड़ना है अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो। इट फोकसेस ऑन अचीविंग फेयरनेस, जस्ट आउटकम, तो फेयरनेस का मीनिंग क्या, इनइक्वालिटी अगर है तो कम हो जाए, जस्टिस सर्व हो जाए, इवन इफ इट requires a flexible interpretation or departing from rigid formal rules। तो यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो है फ्लेक्सिबल, इंटरप्रिटेशन थोड़ा लिबरल कर दीजिए, क्या वर्ड टू वर्ड लगे हुए हैं इसको इंटरप्रेट करने में, या रिजिड फॉर्मल रूल है इससे थोड़ा बहुत डिपार्ट भी कर जाइए। तो इसलिए मैंने आपको कहा एक पब्लिक सर्वेंट लेटर ऑफ द लॉ को भी समझे और स्पिरिट ऑफ द लॉ दोनों को समझे और दोनों में बैलेंस बना के चले। इसीलिए एक पब्लिक सर्वेंट को पता होना चाहिए कब लॉ को फॉलो करना है और कब रूल को ब्रेक करना है, रूल को ब्रेक करना है, ये उसको पता होना चाहिए। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसकी। फॉर्म, लेटर ऑफ द लॉ, सब्सटेंस, स्पिरिट ऑफ द लॉ। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस, तो ये कंसिस्टेंसी और कंप्लायंस की बातें करते हैं। ये क्या है, फेयरनेस, जस्टिस और मोरल गोल की बातें करते हैं। फोकस इनका किस पर है, प्रोसीजर्स पर और लिटरल एप्लीकेशन पर। इनका इंटेंट, अल्टीमेट आउटकम्स, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो रहे हैं इस पर है। नेचर क्या है, लीगलिस्ट, रूल बाउंड, हाईली रिजिड, ये प्रैग्मेटिक हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, फ्लेक्सिबल हैं। फिलॉसफी,
फेवर्ड बाय लीगलिस्ट और फॉर्मलिस्ट टू एलिमिनेट पर्सनल बायस। तो बायस ना रहे, तो बायस ना रहे मीन्स ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है इनके केस में, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ के मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्टिविटी का चांस रहता है, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन थोड़ा लिबरल करना पड़ता है। फेवर्ड बाय दोज हु प्रायोरिटाइज सोशल पर्पज, जिसे सोसाइटी की चिंता ज्यादा है, गोल की चिंता ज्यादा है, मीनिंग की चिंता ज्यादा है, एंड मोरल आउटकम्स, तो जो आउटकम ओरिएंटेड है ना कि प्रोसेस ओरिएंटेड। तो ये तो भाई लीगलिस्ट तो प्रोसेस की बात करेंगे, लाइए पर्ची लाइए, क्या लिखा है कानून में वो बताइए, और ये क्या कहेंगे, अच्छा क्या अचीव कर रहे हैं कानून से ये बताइए। ऑफन ओवरली ब्यूरोक्रेटिक एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ नीड्स। तो ये नीड्स की बात नहीं कर रहे, ये आउटकम्स की बात नहीं कर रहे, ये बस ब्यूरोक्रेसी में जो होता है जिसको कहते हैं रेड टेपिज्म, आप फाइल लाइए, फाइल में कुछ लिख दीजिए और वो फाइल साइड में किनारे कहीं पड़ी रहेगी। हम क्या रियल लाइफ नीड्स को भूल जाते हैं। कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ड्यू टू टू मच डिस्कशन। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पर अगर टू मच हो जाए, ये मीन्स सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाए, तब भी इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है, मीन्स सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। अब एक व्यक्ति आया, उसके लिए आपने लॉ को थोड़ा वायलेट किया, दूसरे के लिए लॉ को बहुत ज्यादा वायलेट किया, और तीसरे के लिए लॉ कहीं रहा ही नहीं। तो तीनों केस में आप देखिए, ये जो इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ हुआ, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, एथिकल कंसर्न है इस केस में, एथिकल कंसर्न या एथिकल प्रॉब्लम। अब एथिकल रिलीवेंस कैसे है, फॉर्म की बात एथिक्स में जो होती है वो डियोंटोलॉजी में होती है, मींस ड्यूटी एथिक्स में। उसकी ड्यूटी में क्या है, ड्यूटी में अगर प्रोसीजर्स को फॉलो करना है तो वो करेगा। यहां पर सब्सटेंस की जो बात है वो एथिक्स में टेलियोलॉजी में होती है, मींस यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म मींस ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। और बात होती है पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी उसकी कैसी है, क्या वो वर्च्यूज को फॉलो करता है, बस रूल रूल लगाए हुए है, वो वर्च्यूज को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ऑनेस्टी की बात कर रहा है, इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, बेनेवोलेंस की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है, कंपैशन की बात कर रहा है, एम्पैथी की बात कर रहा है, ये सब वर्च्यूज उसकी पर्सनालिटी में हैं। अगर ये वर्च्यूज गेन करनी है और उसे अगर लेटर ऑफ द लॉ को साइडलाइन करना है तो वो कर दे। तो आपको समझ में आया, एथिक्स में दोनों ही रिलीवेंट हैं, जो ज्यादा रिलीवेंट है वो फॉर्म डियोंटोलॉजी में है, सब्सटेंस जो रिलीवेंट है वो टेलियोलॉजी और वर्च्यू एथिक्स में है। द परसेप्टिव सिविल सर्वेंट, ऐसा सिविल सर्वेंट जो बातों को झट से समझ जाए, तुरंत समझ जाए, परसेप्टिव सिविल सर्वेंट इज डिफाइंड एज अ वाइज ऑफिशियल हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रूल्स एंड देयर अंडरलाइंग इंटेंट। तो देखिए, सिविल सर्वेंट अच्छा वही होगा, वाइज सिविल सर्वेंट वही होगा जो रूल्स पर भी बात करे और इंटेंट पर भी बात करे और दोनों को बैलेंस करके चले, ना सभी रूल्स को छोड़ दे, ना पूरा के पूरा इंटेंट को छोड़ दे। अब क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी, तो एम्पैथी होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। डाइवर कंटेक्स्ट ऑफ सिटीजन्स, तो सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए वो रूल्स को अप्लाई करे। एंड अंडरस्टैंड व्हेन रिजिड प्रोसीजर्स माइट कॉज हार्म, तो कहाँ हार्म हो जाता है उन प्रोसीजर्स से सिटीजन्स को ये ध्यान रखे। अगर जनता गरीब है, उसके पास कागज मिल ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम आई है जिले में जहां पे कुछ मिलेगा, मान लीजिए साइकिल मिलेगी किसी को, एक सिटीजन को साइकिल मिलने के लिए उसे चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट। अब आपके जिले में क्या हो रहा है, जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें से जो पुरानी मार्कशीट मिलने का तरीका है वो बहुत रिजिड है, जल्दी से लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे अपनी 10th क्लास की मार्कशीट जिन्होंने अपने कॉलेज या स्कूल से नहीं उठाई थी। तो आप क्या वहां पर जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं, शायद नहीं, क्योंकि आपने नहीं देखा आपके यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल्स कैसे रन कर रहे हैं, वहां पर डॉक्यूमेंट्स कैसे रिट्रीव हो रहे हैं, ये सब बातें आपने नहीं देखी, आप बस अपने लॉ को देखते रहे। तो आपको जब परसेप्टिव सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको अपना हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट भी देखना है, और देखना है कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो, और वो अपने कॉलेज से नहीं उठा पाया, अपने स्कूल से नहीं ले पाया, तो फिर उसको वो अवेल कराए जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मोरल जजमेंट एंड करेज, दे यूज डिस्क्रिशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिटरल एप्लीकेशन एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। तो लॉ में जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करे मीनिंगफुल तरीके से। दे आर नॉट अफ्रेड टू चैलेंज रिजिड प्रोसीजर्स इफ दे रिजल्ट इन इनजस्टिस, और अगर लॉ में कहीं इनजस्टिस की बात है तो उसको खुल के बताया जाए, हमेशा प्रोसीजर्स को फॉलो ना किया जाए, मींस वो करेज दिखाए लॉ में जो गलत है उसको गलत कहने में।
Pragmatism, they combine procedural adherence with flexibility needed to achieve a just result. Means अगर कोई मार्कशीट देनी है तो आप क्या करिए, एक टाइम लिमिट दे दीजिए, टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दीजिए, बीएसए से बात कर लीजिए, डीआईओस से बात कर लीजिए, स्कूल प्रिंसिपल्स की मीटिंग ले लीजिए। ये सब काम कर सकते हैं जिससे कि जस्ट रिजल्ट मिले, ना कि अकेला बस आप फोकस करते रहें कि मार्कशीट लाइए और साइकिल ले जाइए। एक और की स्टडी देखते हैं, द वीडियो एंड द स्टार्विंग फैमिली। सिनेरियो क्या है, इसको जल्दी से बताता हूँ। आप मान लीजिए वीडियो लगे हुए हैं कहीं और इंश्योर करना चाहते हैं कि स्टारवेशन के कारण कोई डेथ ना हो। डायलेमा क्या है, अब एथिकल डायलेमा की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही समझ में आएंगी, तो दो चॉइस आपको मिलेंगी और दोनों ही सही होंगी, उसको कहा जाता है डायलेमा। दे हैव नॉट ईटन फॉर 4 डेज। एक फैमिली है, 5 लोग हैं, उसमें 3 चिल्ड्रेन हैं, आपके पास आती हैं और उन्होंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया और आप भी चाह रहे हैं नो स्टारवेशन डेथ। हाउएवर द मदर एंड फादर आर इलिटरेट, वो इलिटरेट हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, देखिए इनकी कंडीशंस भी खराब है। तो आप परसेप्टिव सिविल सर्वेंट कब है, जब आप ये कंटेक्स्ट को भी समझें कि यार ये जो फैमिली आई है ये तो हैंड टू माउथ कंडीशन पे है। हु लेक द नेसेसरी बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स। अब इनके पास, बेचारों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लाइक आधार कार्ड और बर्थ प्रूफ। जिसके पास खाने को नहीं है वो क्यों बनाएगा बर्थ प्रूफ, क्यों बनाएगा आधार कार्ड। रिक्वायर्ड बाई प्रोसीजर्स टू रिसीव ग्रेन्स। अब उसे ग्रेन मिल रहे हैं, ग्रेन के लिए ये चाहिए और आधार चाहिए। उसके पास आधार तो नहीं है, बर्थ प्रूफ तो नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, भूख है। अब फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस, एडरिंग टू फॉर्म। अगर आप फॉर्म फॉर्म चिल्लाते रहें तो क्या है, आप डिनाई कर देंगे कि आपको नहीं मिलेंगे ग्रेन्स। क्यों, आप कहेंगे आधार लाइए और बर्थ प्रूफ लाइए तभी मिलेगा, और आप लगे हुए हैं क्या, वीडियो। विच adheres टू द लेटर ऑफ द लॉ बट इग्नोर्स द इमीडिएट ह्यूमन क्राइसिस। तो जब आपने बहुत प्रोसीजर्स की बात की तो आप क्या भूल गए, ये इलिटरेट लैंडलेस लेबरर्स हैं, शायद इन्हें आधार कार्ड और बर्थ प्रूफ बनवाने में प्रॉब्लम आ रही हो। अब adhering to substance or spirit of the law, recognizing that intent of the welfare scheme is to prevent starvation। अब देखिए, आप जो चाह रहे थे कि starvation से डेथ ना हो, वो तो तभी होगी जब इनको डॉक्यूमेंट भी मिल जाए और साथ में आप इनको ग्रेन भी प्रोवाइड कराएं। एंड मेकिंग अ स्मॉल एक्सेप्शन टू इंश्योर द फैमिली इज फेड इमीडिएटली। अब देखिए उसकी नीड क्या है, फैमिली की इमीडिएट नीड है, तो सबसे पहले उसे ग्रेन दिलवाइए और साथ में एक अधिकारी को बोलिए कि आइए हमारे पास और इनका आधार कार्ड तुरंत बनवाइए, बर्थ प्रूफ तुरंत बनवाइए, अगर ये लीगली वैलिड हैं तो आप तुरंत काम करिए दोनों साथ में। और देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। द आधार इनिशिएटिव, व्हाइल द इंटेंट वाज टू स्ट्रीमलाइन सर्विस डिलीवरी। तो आधार क्यों बनाया गया था, डिलीवरी के लिए, गवर्नेंस के लिए, सर्विस को डिलीवर करने के लिए, और क्या करने के लिए, फ्रॉड को एलिमिनेट करने के लिए। द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन often led to the exclusion of vulnerable population due to biometric failures और lack of infrastructure। अब देखिए आधार में बहुत सारे आपने देखा बायोमेट्रिक लगता है, मजदूर लोगों के जो फिंगरप्रिंट है वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो काम करते रहते हैं। अगर इस बात को आपको नहीं पता, आप कंटेक्स्ट को नहीं जानते कि यार ये आधार कार्ड इसका बन ही नहीं रहा या वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट हट गए हैं, क्योंकि ये पानी में पूरे दिन काम करता है, और आप बन गए बीडीओ, सीडीओ, डीएम, कुछ भी बन गए, तो ऐसे अधिकारी से क्या होना। आपको जब रियलिटी का पता ही नहीं तो आप कुछ अल्टरनेटिव करिए जिससे कि उसको सर्विस डिलीवर हो पाए, आल्दो आधार अगर उसका वेरीफाई नहीं हो पा रहा। often led to the exclusion of vulnerable populations due to biometric failures or lack of infrastructure. The Supreme Court eventually stepped in to favor the spirit of the law। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब कभी भी लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ की बात आए तो पहले स्पिरिट ऑफ द लॉ देखिए, बाद में लेटर ऑफ द लॉ देखिए, दोनों को बैलेंस बना के चलिए। तो अगर आप भी कहीं ऐसे केस में फंस जाएं तो आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से जस्टिफाई करिए अपनी बात को, क्योंकि जस्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन एथिक्स। लेकिन फिर भी आपको डिलीवर तो क्या करना है, सर्विस, क्योंकि आप क्या हैं, सिविल सर्वेंट, तो किसी के नौकर हैं, उसे तो आप सर्विस देंगे ही देंगे। वेलफेयर डॉक्यूमेंटेशन, rigid documentation required for schemes can prevent eligible people from assessing benefits। तो eligible people जो हैं उनको प्रिवेंट कर सकता है, आल्दो ये किस लिए था, एलिमिनेट फ्रॉड के लिए था, लेकिन ये तो प्रिवेंशन के काम आ रहा है। ए फोकस ऑन सब्सटेंस अलाउ फॉर प्रोविजनल एक्सेस फॉर दोज हु जेन्युइनली नीड हेल्प बट लेक पेपर वर्क। तो ऐसे लोग जो वास्तव में जिन्हें हेल्प की जरूरत है, जेन्युइन लोग हैं और वास्तव में उनके पास पेपर वर्क की कमी है, तो आप सब्सटेंस के आधार पर उनकी मदद कर सकते हैं। तो अधिकारी कब रूल को ब्रेक करता है उसे ये पता होना चाहिए। कुछ नेशनल स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। मनरेगा है, राइट टू एजुकेशन है, मिड डे मील स्कीम है, हैव लॉफ्टी मोरल इंटेंट्स। होता क्या है, इनके मोरल इंटेंट्स बहुत हाई रहते हैं, बट देयर सक्सेस इज ऑफन हिंडर्ड बाई ओवर फोकस ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो
इतने लॉफ्टी इंटेंट्स के होने के बावजूद भी ये परफॉर्म नहीं कर पाते लॉज। क्यों? क्योंकि अधिकारी क्या करते हैं, प्रोसीजर्स और फॉर्म पर बहुत फोकस करते हैं ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो जो सांसद और विधायक हैं उनके नियत बहुत अच्छी होती है कानून बनाने में, नियत। लेकिन होता क्या है, जो अधिकारीगण हैं ये जब इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अपने को बचाने के लिए कि यार मैं पाक साफ बना रहा हूँ, लीगल मैटर्स में ना फंसूं, कौन कोर्ट का चक्कर लगाएगा, कुछ बात बनेगी बिगड़ेगी, चैलेंज करेंगे कानून को या कानून को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अधिकारी बच जाते हैं, करेज नहीं दिखाते, और इसीलिए जो सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती। अब देखिए, फॉर्म को आप समझिए प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और सब्सटेंस को समझिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 में। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 21 का। एक और पीवाईक्यू देखते हैं जो 2022 में पूछा गया। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। पॉटर स्टीवार्ट। देखिए 150 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट यू हैव राइट टू डू मीन्स कानून में जो आपको अधिकार दे दिए गए, आप अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, तो कानून में कुछ आपको अधिकार दे दिए गए होंगे, मीन्स पावर दे दी गई होगी। यहाँ पर जो सेंस है वो किसका है, पावर का। और व्हाट इज राइट टू डू, ये है एथिक्स का, कि सही क्या है वास्तव में। पावर से आप क्या कर लें वो तो अलग बात है, जो सही है बात वो है व्हाट इज राइट टू डू, क्या करना चाहिए। और ये क्या है, मुझे क्या कहा गया है करने के लिए। जैसे एक पब्लिक प्रोटेस्ट में आपको लाठी चार्ज करने के लिए कहा गया, तो आपको पावर दे दी गई कि स्टूडेंट्स मिले उनके ऊपर आप लाठी चार्ज कर दीजिए, ये तो हो गया राइट टू डू। लेकिन उस कंटेक्स्ट में क्या राइट होना, ये आपके इथिकल प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। कैसे लाठी चले, स्टूडेंट्स को कितनी तेज लाठी मारी जाए जो उन्हें चोट ना लगे। स्टूडेंट्स को लाठी तभी मारी जाए जब नीड हो, ये लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए लाठी चार्ज, ना कि पहला रिजॉर्ट। उससे पहले एक पुलिस ऑफिशियल क्या करे, कम्युनिकेट करे, उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास पहुंचाए या सुने, अपनी बात बताए कि वो यहाँ आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं बजाय कि आपको बचाने मारने के लिए, वो पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए खड़े हैं बजाय कि आपको मारने के लिए। ये सब बातें कन्वे करे एक किसी प्रोटेस्ट में किसी स्टूडेंट की भीड़ को, ना कि डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दे। तो राइट तो मिला है लाठीचार्ज करने के लिए, लेकिन राइट टू डू या व्हाट इज राइट टू डू उसके लिए बहुत बड़ी एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करिए। पहले डिस्कशन करिए, अगर लाठी चलानी भी पड़े तो देखिए कि सामने वाले को लाठी कितनी तेज लग रही है। एथिकल डिसीजन मेकिंग मस्ट गो बियॉन्ड व्हाट इज लीगली और प्रोसीजरली करेक्ट। मैंने आपको जैसे बताया था, लॉ बहुत कंप्रिहेंसिव नहीं हो सकता। तो लॉ में तो बस लिख दिया जाता है कि लाठीचार्ज करने के अधिकार आपको दे दिए गए हैं, कोई भी कानून आपको इससे नहीं रोकेगा। और अगर आप लाठी चला भी देते हैं तो कोर्ट में भी आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा इस एक्ट के रिस्पेक्ट में, तो आप लाठी कितनी भी तेज चला सकते हैं। तो कानून तो बहुत कुछ नहीं लिख पाता, इसलिए एथिक्स वहां पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, राइट टू डू में क्या आ जाता है, लीगलिटी एंड ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी से समझिए पावर, तो आपको जो पावर दे दी गई है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, कुछ कानून ने, कुछ संविधान ने आपको पावर दे दी है। दिस रिफर्स टू एक्शंस दैट आर जस्टिफिएबल यूजिंग एग्जिस्टिंग लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क। जनरल डायर ने बहुत सारे लोग मार दिए जलियांवाले बाग में, तो आप समझिए उस बाग में इतने लोग को मारना राइट टू डू था या राइट थिंग्स टू डू में आता है, बताइए। शायद उसके लॉ में ये कह दिया गया हो कि पब्लिक ऑर्डर बनाने के लिए कितने भी लोग मार दीजिए, क्या वो यहाँ पर बात लाई करती है? नहीं। तो इसको लॉ वर्सेस इथिक्स में भी आप पुट कर सकते हैं, प्रोसीजर वर्सेस सब्सटेंस में भी पुट कर सकते हैं। Rooted in frameworks based on laws, institutional policies, and cultural norms. Focus on autonomy. Emphasizes what an individual is allowed to do. तो क्या अलाउ करता है लॉ उसको करने के लिए, तो मीन्स ये राइट पर बहुत फोकस करते हैं, राइट रिगार्डलेस ऑफ मोरल कंसिडरेशन। तो मोरलिटी की बात वहां पर नहीं होती, गुड बैड की बात नहीं। कानून ने कह दिया तो लाठी बहुत तेज चलेगी, और दूर रहिएगा मुझसे, लाठी धीरे नहीं चलेगी। एथिकली न्यूट्रल, दीज एक्शंस आर लीगली एंड प्रोसीजरली जस्टिफाइड बट मे नॉट बी मोरल। अब देखिए आपने लाठी से क्या किया, पैलेट गन जहां चलती है तो आप देखिए पैलेट गन से बहुत सारे लोगों को छर्रे लग जाते हैं। अब आपने पैलेट गन चलाई, क्या वो छर्रे सही लोगों को लगे जिसे लगने चाहिए थे? तो ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, आपकी इथिकल नॉलेज ही डिसाइड करेगी मैं ये पैलेट गन कब फायर करूं। मेरा अधिकारी बोल रहा है, सामने वाला अगर जस्ट पर्सन है तो क्या उसको पैलेट गन लगनी चाहिए? सामने वाले को लाठी कितनी तेज लगनी चाहिए? शरीर में किस हिस्से पे लगनी चाहिए? सिर में लगनी चाहिए या साइड में धीरे से हाथ में लगनी चाहिए? ये सब बातें आप ऑन ग्राउंड डिसाइड करेंगे, और किसके बेसिस पर? अपनी एथिकल नॉलेज के बेसिस पर। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। स्लेवरी,
आपके राइट्स में था, आपके पास पावर थी लोगों को स्लेव बनाने की। क्या वो राइट थिंग टू डू था? शायद नहीं। ए सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज लीगली एक्सेप्टेबल इन 20th सेंचुरी। तो ये लीगल तो था, लेकिन कैसा था? अनएथिकल। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस पर्सपेक्टिव से पूछा गया। रूल्स ऑफ द गेम वर्सेस स्पिरिट ऑफ द गेम। देखिए, गेम में भी कुछ तो रूल्स होते हैं और कुछ होती स्पिरिट जो कहीं लिखी नहीं होती। जैसे एक आईपीएल मैच में आपने देखा, 2019 का मैच है, आर अश्विन आउट कर देते हैं, रन आउट कर देते हैं जॉस बटलर को, हु वाज आउट ऑफ हिज क्रीज एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, अश्विन ने सीधा स्टंप आउट कर दिया। वाइल अश्विन वाज लीगली राइट, तो अश्विन ऐसा कर सकते थे क्योंकि क्रिकेट के रूल्स में ये लिखा हुआ है, according to cricket rules, the world was divided on whether it was right thing to do regarding the spirit of the game। शायद लोग ये कह रहे थे आपका ये एक्ट अनएथिकल एक्ट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस पर बहुत डिबेट चली थी। द राइट थिंग टू डू जो एथिक्स से ड्राइव होती है, मोरलिटी एंड वैल्यू से ड्राइव होती है। दिस मूव्स अवे फ्रॉम लीगलिटी। ये लीगल की बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, इनटू द डोमेन ऑफ मोरल वैल्यूज। ये पहले मोरलिटी को देखेंगे। एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात है तो कौन से प्रिंसिपल्स नहीं ये देखते हैं, ये पर्टिकुलरिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात नहीं करेंगे। मींस ये कास्ट बेस्ड बातें नहीं करेंगे, रिलीजन बेस्ड बातें नहीं करेंगे। ये किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डिग्निटी की बात करेंगे, कि ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? इक्वालिटी की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे? एम्पैथी की बात करेंगे। एम्पैथी एक वैल्यू है इंडिया में, यूएसए में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, ओमान में, यमन में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, किसी भी कंट्री में जाइए ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है राइट थिंग टू डू में? रूटेड इन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स पर बहुत फोकस करते हैं, मींस मोरल वैल्यूज पर बहुत फोकस करते हैं, बेस्ड ऑन जस्टिस, फेयरनेस एंड कंपैशन। मैंने आपको जैसे बताया, एथिकल फ्रेमवर्क इवेल्युएटेड थ्रू डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कंसीक्वेंशियलिज्म और वर्च्यू एथिक्स। तो ये जो एथिक्स हैं वो यहाँ पर लगती है। कलेक्टिव वेलबींग की बात है, प्रायोरिटाइजेस सोशल हार्मनी एंड इंटीग्रिटी ओवर इंडिविजुअल गेन। तो इंडिविजुअल गेन की बात यहाँ पर कम है, यहाँ पर सोशल हार्मनी एंड इंटीग्रिटी की बात ज्यादा है। आप देखिए, राइट टू डू में क्या है? आप लाठी चलाइए और सरकार से क्या पाइए? रिवार्ड पाइए, कि बहुत तेज लाठी चलाई। तो क्या आपको रिवार्ड चाहिए, या आपको चाहिए कि लाठी किसी का जीवन बर्बाद ना करे, किसी की जिंदगी ना ले ले? ये चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है। वहां तो आपको फेम भी मिल सकता है, यहाँ पे फेम ना मिले, लेकिन राइट थिंग्स टू डू में आपका जो कंसाइंस है वो आपको डेली गिल्ट से मारेगा नहीं। अब देखिए, एथिकल डायलेमा क्या है? ये तो हमने जान लिया दोनों में क्या क्या होता है। क्लैश हो जाता है। एक पब्लिक ऑफिशियल अब लाठी चार्ज करे तो कितना करे, कि अपने राइट के अकॉर्डिंग करे या एथिक्स के अकॉर्डिंग करे, ये उसे ऑन ग्राउंड समझना पड़ता है। इसका कोई एक रेडीमेड आंसर नहीं है कि इतने परसेंट लाठी चलाए, इतने परसेंट बात करे। नहीं, वो जब वहां पर जाएगा उधर उसको समझ में आ जाएगा, अगर उसने एथिक्स सही से पढ़ी होगी। द डिवाइड बिटवीन दीज टू कंसेप्ट ऑफन लीड्स टू थ्री टाइप्स ऑफ डायलेमा। अब राइट थिंग टू डू डायलेमा क्या है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर फोकस करें या कलेक्टिव वेलफेयर पर फोकस करें? शॉर्ट टर्म गेन्स पर बात करें या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस पर बात करें, कि यार लाठी तेज लग गई तो क्या जिंदगी इसकी बर्बाद हो जाएगी? प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबल आउटकम। तो जो आउटकम्स हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, मींस ह्यूमन लाइफ को कंटिन्यू कराने वाले आउटकम्स होने चाहिए। फ्यूचर वेलबींग पर फोकस्ड होने चाहिए। ये इमीडिएट बेनिफिट्स की बात करता है, लाठी चलाओ मेडल पाओ। और क्विक रिजल्ट्स की बात करता है, लाठी चलाओ और भीड़ को डिस्पर्स कर दो, चाहे इनके राइट्स इन्हें मिले या ना मिले। लीगल ऑब्लिगेशन की बात है, डूइंग व्हाट द लॉ और रूल्स रिक्वायर। ये लॉ रूल्स पर ही फोकस करते हैं। मोरल इंपेरेटिव की बात है, डूइंग व्हाट इज एथिकली राइट इवन बियॉन्ड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड है लेकिन एथिकली राइट है तो हम उसको करेंगे। यही एक मोरल डायलेमा होता है एक पब्लिक ऑफिशियल का, जब भी वो ग्राउंड में जाता है। अब एक केस स्टडी देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा लोग कैसे इसको पकड़ लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, आपने बहुत मेहनत की और आपने एक केमिकल बनाया जिससे कैंसर ट्रीट हो सकता है विद इन 1 मंथ। एक हाइपोथेटिकल केस है, और इस केमिकल को प्राइस आप ही करेंगे, जितना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखना है, रिसर्च कॉस्ट भी निकालनी है जो आपने वहां पर लगाई है, तो आप और प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो डिसाइड होगी इन दोनों के बैलेंस से। यार जो अपना रिसर्च का कॉस्ट लगी वो भी निकल जाए और लोगों की लाइफ भी बच जाए। तो लाइफ की बात है और यहाँ पर कॉस्ट की बात है या बजट की बात है, और आपके पास राइट भी है कि आप इसकी जो कीमत है कितनी भी कर दें।
लेकिन राइट थिंग टू डू क्या है, कीमत उतनी की जाए जिससे कि लोगों की जान बचे और मेरा जो बेयर मिनिमम खर्चा है वो भी निकल आए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी निकल आए। तो अब देखते हैं इसी कंटेक्स्ट में एक केस स्टडी। द सिचुएशन, मर्क डिस्कवर्ड आइवरमेक्टिन, ए ड्रग पोटेंट अगेंस्ट रिवर ब्लाइंडनेस। तो इस बीमारी के रिस्पेक्ट में ये इन्होंने ड्रग खोजा विच अफेक्टेड मिलियंस ऑफ इम्पोवरिश्ड पीपल हु कुड नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। तो ये जो रिवर ब्लाइंडनेस है ये कहाँ देखी जाती है, बहुत गरीब लोगों में देखी जाती थी, तो वो ट्रीटमेंट तो ले नहीं सकते और इन्होंने भाई इसकी दवाई ढूंढ ली, आइवरमेक्टिन। अब राइट टू डू क्या है, ये चाहें मर्क साहब क्योंकि इन्होंने डिस्कवर की है तो कुड हैव प्राइस्ड द ड्रग कॉमर्शियली टू रिकवर R&D कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर प्रॉफिट। तो क्योंकि शेयर होल्डर भी लगे हुए हैं तो उनकी प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना है और अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करना है, तो इनके पास ये राइट है करने का। दे हैड नो लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड इट फॉर फ्री। और मर्क साहब को कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था कि इसको फ्री दिया जाए, लेकिन वो करते क्या है, राइट थिंग टू डू, रिकॉग्नाइजिंग एन ethical responsibility to alleviate widespread suffering and prioritize global health over potential revenue। तो इन्होंने क्या किया, इसको साइडलाइन किया और पोटेंशियल रिवेन्यू पर फोकस नहीं किया, ग्लोबल हेल्थ पर फोकस किया और गरीबों को अफोर्डेबल या फ्री ये ड्रग अवेल कराया। आउटकम क्या हुआ, in 1987 Merck established the McKeown donation program donating billions of dollars worth of the drug free worldwide। तो उन्हें जहां फ्री देना था जहां फ्री दे दिया, अगर कुछ CSR एक्टिविटीज से कुछ मिल रहा है तो उन्होंने ले भी लिया। तो ये बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो की। वाई द डिस्टिंक्शन मैटर, तो ये डिस्टिंक्शन मैटर क्यों करता है, क्यों राइट जो मिले हुए हैं उसके साथ आप इथिक्स को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ राइट थिंग्स टू डू, क्योंकि एथिकल अवेयरनेस की बात है, हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सी बियॉन्ड मियर लीगलिटी टू बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। अगर आप राइट थिंग्स टू डू पर फोकस करते हैं तो यहाँ ट्रस्ट की बात है एंड इंटीग्रिटी की बात है। तो फोकस किस पर है, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। सोशल सेंसिटिविटी, फोस्टर्ड फेयरनेस, कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी लीडिंग टू मोर जस्ट कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जस्ट कम्युनिटी बिल्ड करने की बात है। मोरल लीडरशिप, leaders who prioritize ethics over legality inspire commitment and set a high standard for their organization। यहाँ moral leadership की बात है। तो right things to do में आप ये पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। अब आंसर स्ट्रक्चर देखते हैं। 10 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन ऑन द कोड, कोड आपने देख ही लिया है। इंट्रोडक्शन 30 वर्ड्स में दीजिएगा। ब्रीफली डिफाइन द टर्म्स लाइक राइट टू डू एंड राइट थिंग टू डू। इसमें बहुत कम शब्दों में आप डिफाइन कर दीजिए अराउंड 30 वर्ड्स में। ये अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी पैराग्राफ 1 2 पैराग्राफ में लिखिएगा। पहले में फीचर्स एंड डिफरेंसेस लिखिएगा दोनों कंसेप्ट के। दूसरे पैराग्राफ में एक एग्जांपल दे दीजिएगा। आप किसका दे सकते हैं, ये जो आइवरमेक्टिन का एग्जांपल मैंने बताया, जो केस स्टडी बताई मर्क एंड कॉर्पोरेशन की। और कंक्लूजन आप दीजिए अबाउट 20 वर्ड्स में। देखिए 30 20 50 और बचा हुआ 100 वर्ड्स में ये लिख दीजिएगा। तो एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रिलीवेंट होते हैं एग्जाम्पल। तो कंक्लूजन में क्या है, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन। तो बेनिफिट्स के बारे में बात करिए। तो आपने जो यहाँ पर बताया उसके आप बेनिफिट्स अगर बताएं तो ये आपकी बात कंक्लूसिव दिखती है। एग्जाम्पल बिल्डिंग करेक्टर एंड सोशल हार्मनी। ये नेक्स्ट पीवाईक्यू अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। उसमें देखते हैं, इन ए लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही थिंक्स ऑफ सो। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हैं, एक्ट हो जाने के बाद की बात है और ये एक्ट से होने पहले होने की बात है। ये थिंकिंग की बात है, ये डूइंग की बात है। ये डूइंग की बात है, ये थिंकिंग की बात है। और ये कोट किसका है, इमैनुअल कांत का। इसको समझा जाएगा कैसे एथिक्स और लॉ में कंपैरिजन किया जाता है और आंसर को समझा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, कीप लर्निंग।